नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद यंग टैलेंटेड प्रिया त्रिपाठी हैं, जो सरल केयर की सुपर डॉटर भी रही हैं। उनका एक बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है और उसके साथ साथ सामाजिक मुद्दों पे भी वो काफ़ी जागरूक है। आमतौर पे जो नई पीढ़ी होती है, इसको लेके पुरानी पीढ़ी के तमाम तरीके के आरोप होते हैं। मानना होता है उनका कि ये पीढ़ी मोबाइल यूज़ करती है, बातें नहीं सुनती है। दोनों पीढ़ियों के बीच जो एक जनरेशन गैप है वो बहुत है और जिम्मेदारियां उतनी अच्छी तरह से नहीं उठा पाती जैसे पिछली पीढ़ी उठाती थी। जो पिछली पीढ़ी होती है उसको आमतौर पे हर बार यही लगता है कि हमारे समय में बहुत अच्छा हो रहा था और नई पीढ़ी उसको इस हिसाब से नहीं ले पा रही थी। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं अलग हो सकती हैं। आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स को देखेंगे तो वहाँ लड़कियाँ सबसे बेटर परफॉर्मेंस कर रही हैं, चाहे वो हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो, 12 का एग्ज़ाम हो या फिर किसी कंपटीशन का हो, भले ही वो नीट का हो या यूपीएससी के हों, तो वहाँ लड़कियों की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बेटर हो रही है और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वो आगे बढ़ रही हैं। प्रिया के सहारे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, बढ़ा रही हैं और साथ ही साथ उनका सामाजिक उत्तरदायित्व तो कैसे है। वो तमाम ऐसे मुद्दों पे काम कर रही हैं जिनके बारे में समाज में कम बातचीत होती थी, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, कैंसर है, गुड टच बैड टच है। तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। प्रिया जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को अपने बारे में कि आपने कैसे पढ़ाई की और क्या आगे आपका गोल है। सर नमस्कार, मेरा नाम प्रिया त्रिपाठी है। मैंने बैचलर्स और मास्टर्स अपना यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से किया है, करियर कॉन्वेंट कॉलेज के अंतर्गत अपना बैचलर्स किया है और आईटी कॉलेज से मैंने अपना मास्टर्स किया है बायोटेक्नोलॉजी में। और इसी के साथ साथ मैंने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व समझते हुए मैंने कुछ मुद्दों पे काम करना शुरू किया। कई संस्थानों के साथ, कई एनजीओज़ के साथ मिलके मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया, कैंसर हो गया, गुड टच बैड टच हो गया, बच्चों के लिए हो गया और कम्युनिटी पेट, हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, इनके लिए मैंने काम करना शुरू किया। क्योंकि सर मैंने एक टाइम के साथ ये देखा कि हम एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमें ज़रूर पूरी करनी चाहिए। तो वो एक मेरा मोटिव हमेशा से रहा है। प्लस एक तो बैकग्राउंड माताजी और पिताजी से परवरिश इतनी अच्छी मिली कि उन्होंने ये चीज़ सिखाई कि आप एकेडमिक्स के साथ साथ अगर आप सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं तो बिल्कुल दो। तो उस चीज़ का काम मैंने कई संस्थानों के साथ जुड़ के शुरू किया और आपके संस्थान से भी मुझे सुपर डॉटर का अवार्ड भी मिला था और थैंक यू सो वेरी मच सर। जी हाँ, तो ये तो आपका एकेडमिक था। आगे आप बनना क्या चाहती हैं? सर अभी मैं फ़िलहाल साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने अपना थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स मैंने कैंसर पे भी किए हुए हैं और तो इस सबको देखते हुए मैं एक तो मेरा टारगेट तय है कि मुझे जो भी करना है वो सोसाइटी के लिए करना है और सोसाइटी को बेटर जितना मैं अपनी तरफ से दे सकती हूँ वो करूँगी, चाहे फिर वो रिसर्च के फील्ड में हो, फिर चाहे वो किसी सर्विस को ज्वाइन करके हो। तो अभी ये है कि हाँ, जो एक लॉन्ग टर्म गोल है वो सोसाइटी को लेके ही है। अच्छा, जो आप सामाजिक संस्थाओं के साथ मिल के काम कर रही हैं सर, वो क्या क्या है और क्या अनुभव उनके हैं आपके? सर मैंने कई संस्थानों के साथ काम किया है और कई संस्थानें नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड संस्थानें हैं जिनके साथ मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर, जिसपे आम एक टैबू सर जो बोला जाता है कि पीरियड्स को लेके लोग बात नहीं करते हैं, इस पूरे जो मेरे जो मैंने ये जो जिसको लेके जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये नहीं मायने रखता कि आप समाज के किस तबके से आते हैं। बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन पीरियड्स को लेके जो समझ होनी चाहिए वो नहीं है, जो जागरूकता होनी चाहिए नहीं हुई। बाकी अगर हम गांव और छोटे कस्बों की बात करें तो वहाँ पे हम और आप सब जानते हैं कि औरतों को इतना साफ सफाई का या अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो कहाँ जाना चाहिए, दिक्कत कब हो सकती है का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो इसमें मैंने कई संस्थानों के साथ काम किया और गांव-गांव जाके हमने महिलाओं को, बच्चियों को जागरूक किया। इसके साथ मैं एक और फील्ड पे काम करती हूँ जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो 12 या 14 साल से छोटे के आसपास बच्चे होते हैं, इनके साथ इस दौरान हमने देखा कि कई सारे केसेस सामने आए हैं। तो उस दौरान हमने उनको गुड टच बैड टच और कैसे किसी चीज़ को
समझना कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही है कि नहीं है, कौन से ऐसे सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो फंस सकते हैं। तो एक जो थोड़ा बहुत जो चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ हमने कई साइकोलॉजिस्ट की मदद ली, जिससे हमने एक प्रोग्राम करिकुलम डिजाइन किया कि कैसे बच्चों को हम ये समझाएं कि गुड टच बैड टच क्या होता है, कैसे व्यक्ति के इंटेंशंस को परखना है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें हमारे लेवल का नहीं समझा सकते। फिर इसके साथ मैंने स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि जो कम्युनिटी पेट होते हैं वो एक तरीके से नेग्लेक्टेड पार्ट होते हैं सोसाइटी का। हम लोग जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनते जा रहे हैं, हमने कहीं ना कहीं देखा जो सेंसिटिविटी है जानवरों को लेके, गाय हो, बिल्ली हो, कुत्ते हो, वो खत्म होती जा रही है। तो क्योंकि हम लोग अपने घर के बाहर 5 मिनट किसी को बैठने नहीं देते, कोई जानवर आ जाता है बैठने नहीं देते, और अगर वही सोसाइटी गेटेड सोसाइटीज हो जाती है तो फिर आपको सोसाइटीज में आप कुत्ते बिल्ली देखने को नहीं मिलते। जिन गाँव में आपने काम किया वहाँ की महिलाओं और लड़कियों को आपने देखा होगा, क्या स्थिति है उनकी? सर अभी मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने एक संस्थान के साथ लखनऊ के आउटर एरियाज के कुछ गांव में मैंने काम किया। वो गांव मेन रोड से, नेशनल हाईवे से कट के थोड़ा पड़ते हैं। सर वहाँ की स्थिति देख के मैं ये मानने को तैयार नहीं थी कि मैं लखनऊ जैसे शहर में रहती हूँ और उस लखनऊ जैसे शहर के आउटर एरियाज में ऐसे गांव हैं जहां आज भी लड़कियों को पीरियड्स पे बात करने की आज़ादी नहीं है, अपनी माता से तक बात करने में वो हिचकिचाती है, बाकी लोगों से तो हम छोड़ ही दें। उनके पास सैनिटरी नैपकिन तक लेने की या उसको खरीदने की उनके पास एक तरीके से, मतलब आज भी ये है कि उनको ये बोला जाता है कि कपड़े इस्तेमाल करो, कोई और अन्य सामग्री इस्तेमाल करो। सैनिटरी नैपकिन आज भी उनके लिए बहुत महंगी वस्तुओं में आता है। वाकई याद आया कि मैं मेरे फादर एक स्टेट में पोस्टेड थे और मैं स्कूल में थी, तो मैंने उस दौरान स्कूल के साथ मिलके एक जगह पे ये प्रोग्राम कंडक्ट किया। तो वहाँ पे मुझे एज अ स्पीकर बोला गया कि आप इसको स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे आप मान नहीं सकते, जब मैंने महिलाओं से पूछा, बच्चियों से पूछा कि आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों के ऐसे ऐसे जवाब मिले कि वो सुन के मुझे लगा कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सारे संसाधन हैं। लोगों को आज भी जो पीरियड्स में सफर होता है वो कपड़े और कागज और पता नहीं कैसी वस्तुओं तक सीमित है, पैड तो बहुत दूर की चीज़ है। तो अब जब हम अपने इस कैंप की, अब अवेयरनेस कैंप में जब हम इवेंट को स्टार्ट करते हैं, तो मेरे ये बड़े बेसिक सवाल रहते हैं कि मतलब मैं ये नहीं चाहती कि औरतें पूछें, मैं खुद पूछती हूँ कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे हर एक वस्तु आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। कपड़े का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है साफ सफाई का। पीरियड्स में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की ध्यान रखा जाता है तो वो साफ सफाई होती है, कि आप कपड़ा अगर लगा रहे हैं तो वो साफ होना चाहिए, आप दोबारा यूज कर रहे हैं तो वो कैसा कपड़ा यूज कर रहे हैं, क्या उसको प्रॉपर धुल रहे हैं, प्रॉपर धूप में सुखा रहे हैं, या आप कोई भी ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो साफ नहीं है, जिससे आपको इन्फेक्शन होने का डर है। तो ये चीज मुझे समझ आई कि पैड आज भी लोगों के लिए एक महंगी वस्तुओं में आता है और जरूरी नहीं है, गैर जरूरी में आता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत सारी माफ करिएगा समाज में ये है कि महिलाओं द्वारा थोड़ा एक रूढ़िवादी सोच है कि ये तो हर महीने की चीज है और उनको लगता है कि इसके बिना काम चल जाएगा, वो वाली चीज है। तो लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि जब हम इसको बहुत लंबे उसमें देखेंगे तो ये इसके बहुत खराब साइड इफेक्ट हैं। और इसके मतलब लोगों को ये भी नहीं पता होता, बीमारी उनको स्टार्ट हो जाती है, उन्हें नहीं पता होता कि ये बीमारी हो क्यों रही है। कैंसर के लिए भी ये जिम्मेदार है सर। कई सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन के थ्रू स्टार्ट होते हैं, कई सारे ऐसे कैंसर होते हैं जो आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो लॉन्गर रन में आपको एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, दूसरा ये है कि आपको कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं। लगातार जो इन्फेक्शन होने की वजह से हम जो एंटीबायोटिक लेते हैं, कैंसर की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सर, तो जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, उससे रिलेटेड कैंसर बिल्कुल भी रिस्क पे रहता है। प्लस ये है कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज आते हैं, आपकी फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, प्लस इन्फेक्शन, यूटीआई का खतरा बहुत बढ़ जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का खतरा बहुत बढ़ जाता है। प्लस इसके इन कोर्सेज में जो दवाइयाँ चलती हैं, एक समय ऐसा आता है कि बॉडी इनको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये आप सोचिए जो बीमारी की गंभीरता है वो कितना जटिल रूप ले सकती है, ये हमें अभी नहीं समझ आता है, लेकिन लॉन्गर रन में ये चीज़ बहुत खराब होती है। कुछ और चीज़ें जो आप वहाँ समझाती हैं या उन लोगों के जो सवाल होते हैं वो आपसे कैसे सवाल होते हैं? सर, मेरा जो हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हैं, भाई, आप किसी के लिए भी देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो सर मैंने एक चीज़ समझी कि जो पीरियड्स को लेके जागरूकता है वो महिलाओं और पुरुष दोनों में बराबर होनी चाहिए।
क्योंकि बहुत सारी औरतें मुझे ऐसी मिलती हैं कैंप्स के दौरान जिनके घर के जो मेल मेंबर हैं वो एक होता है ना वाली चीज रहती है कि चुप रहो, इसके बारे में खुल के बात मत करो या हमसे मत कहो, माता जी से बात करो, बहन से बात। माता जी बहन जी दोनों को जागरूकता नहीं है, डॉक्टर्स के पास नहीं ले जाते हैं, मेडिकल स्टोर से फलानी चीज लानी है वो नहीं लाके देते हैं। तो मुझे ये चीज समझ आई कि पुरुष और महिलाओं दोनों को इसकी समान जागरूकता होनी चाहिए। और जो सर मैं सबसे बड़े सवाल फेस करती हूँ वो ये होता है, जो मैं इसके थ्रू बताना चाहूंगी कि आप पीरियड्स को लेके डॉक्टर की सहायता लीजिए। आपके क्षेत्र में कोई भी संस्थान इससे रिलेटेड जागरूकता का अभियान चलाती है उसमें जाइए। गांव में आजकल आशा बहू भी है। हाँ, आपने और जो गांव में जो आशा दीदी लोग होती हैं आप उनसे सवाल करिए, उनसे पूछिए। आपको सरकार द्वारा पैड बांटा जाता है, ये आपको नहीं बताया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को जागरूक करिए। अगर आप समाज के एक ऐसे तबके से हैं जिसके पास सब कुछ है तो आगे आइए और लोगों को जागरूक करिए। सही जानकारी आज के क्योंकि बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन उसमें से जो सही जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचाइए। जरूरी है। और किस तरीके से महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है? सर जैसे मेंस्ट्रुअल हमको पता है कि ये एक ऐसी साइकिल होती है जो 28 से 35-40 दिन के वेरिएशन पे हर औरत को ये जो मासिक धर्म के नाम से जाना जाता है, जो हर महीने साइकिल आती है। इस साइकिल के दौरान जो हमें सबसे महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होती है वो ये रखनी होती है कि आप पैड यूज करें, कॉटन का पैड यूज करें। अगर मार्केट में मेडिकल स्टोर पे कुछ कपड़ों से बने पैड आते हैं जो वॉशेबल होते हैं, लेकिन वो मेडिकल स्टोर से आपको मिलेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, अन्यथा आप जन औषधि केंद्र पे जाइए, वहां पे आपको बहुत कम दामों में अच्छी क्वालिटी का पैड मिल जाएगा। वो पैड आपको अपने मासिक धर्म के अनुरूप 8 से 6 से 10 घंटे के अंतराल में बदलना होता है। एक पैड को पूरे दिन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पूरे दिन इस्तेमाल करने से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है जो इन्फेक्शन आगे कर सकता है। उसके बाद आप अगर यदि कोई मान लीजिए किसी कारणवश आप कपड़ा इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उस कपड़े को आप अच्छे से धोइए, उसको किसी कपड़े के नीचे नहीं, किसी कपड़े से छुपा के नहीं, बल्कि धूप में सुखाइए और उसको फिर उसका इस्तेमाल करिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा मजबूरी है। बट अन्यथा आज जैसे समाज में रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कपड़े का उतना बड़ा होना चाहिए कि कपड़े का आपका इतना बड़ा मुद्दा है कि इस्तेमाल करना ही करना, क्योंकि लोग बड़े गंदे कपड़े भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी, साफ सफाई रखनी है। साबुन का इस्तेमाल अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोते वक्त नहीं करना है, क्योंकि जो महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो अपने आप में इतने सक्षम होते हैं कि वो उसकी सफाई स्वतः ही करते रहते हैं। तो साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, आप पानी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि साबुन का इस्तेमाल हानिकारक होता है। बाकी मासिक धर्म अगर आपको किसी महीने में नहीं आ रहा है या किसी महीने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप इस चीज का इंतजार ना करें कि अगले महीने से सही हो जाएगा। आप हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, सरकारी अस्पताल जाके सलाह लीजिए और इसका इलाज करिए। क्योंकि सर अभी हम लड़कियों में देख रहे हैं पीसीओडी नाम की या पीसीओएस, दोनों एक ही है, एक सिंड्रोम और डिसऑर्डर है। इसकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है क्योंकि लाइफस्टाइल खराब है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, प्लस लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो ये इश्यूज तब लॉन्गर रन में देखने को मिलते हैं। तो इस पे बहुत ध्यान रखिए, अपने आप को जितना जागरूक कर सकते हैं इसके बारे में, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। और सर जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि महिलाओं के सवाल क्या आते हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। जैसे कि कुछ महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि जैसे दीदी हमें पीरियड्स में अचार नहीं खाने देते हैं मम्मी पापा, या हमें किचन नहीं छूने देते हैं या मंदिर नहीं जाने देते हैं। कहूँगी अगर मुझे कोई भी सुन रहा है और आपसे कोई बच्चा ये सवाल करे, देखिए जब एक महिला मासिक धर्म से गुजरती है तो मैं ये एक आपको ब्रीफ बताती हूँ जो हर एक कॉमन व्यक्ति समझ सकता है कि जब मासिक धर्म से गुजरती है तो उस समय उसके शरीर में इतना हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है, झुंझलाहट भी हो रही होती है, चिड़चिड़ापन भी होता है, कमर भी टूट रही होती है, पैरों में बड़ी दिक्कतें होती हैं, शरीर हाथ पैर फूलते हैं, बुखार आता है, पेट का दर्द होता है। तो इस टाइम पे अगर आप गरिष्ठ भोजन करेंगे, मसालेदार भोजन करेंगे, आप खुद सोचिए मसालेदार भोजन या आप गरिष्ठ भोजन लेंगे या ऐसा भोजन खाएंगे जिसको पचाने में शरीर को बड़ी ताकत लग रही है, तो आप सोचिए आपकी तकलीफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ेगी। तो मासिक धर्म के दौरान, और यही पुराने जमानों में क्या होता था, किसी भी चीज को मना करने के लिए हम कोई कहानी जोड़ देते हैं, तो ये एक बड़ी कहानी जोड़ दी जाती थी जो बड़ी सक्सेसफुल रही और हमें 21st सेंचुरी में भी अपनी मम्मी से सुनने को मिलता है। बड़ा
ये सवाल तो मेरा हर मतलब फेवरेट सवाल है, इसके लिए तो थोड़ा प्रिपेयर होके जाती हूँ। और दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा जाता है कि जैसे अगेन कि किसी धार्मिक स्थान पे मत जाओ। अब कई इसके रूट हैं, योग में भी मिलते हैं, आयुर्वेद में मिलते हैं, लेकिन इसकी देखिए मोटी मोटी सी बात ये होती है। इसी से एक और सवाल मुझसे पूछा जाता था कि औरतों को बाहर क्यों रहने देते थे, अलग झोपड़ी क्यों बनाने। आज भी महाराष्ट्र के कई गांव हैं सर जहाँ पे औरतों को आज के रेट में 7 दिन 8 दिन बाहर रहना पड़ता है घर से। देखिए दरअसल उस वक्त जो जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने अपने सीनियर्स से और कई लोगों से सीखा, वो ये सीखा कि ये जो समय होता है 7 से 8 दिन का, बहुत औरत के लिए बहुत तकलीफ वाला समय होता है। अगर एक औरत रोज सुबह उठ के मासिक धर्म में भी खाना बना रही है, घर के काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज उसके लिए नॉर्मल है, उसको उस दर्द में रहना आता है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को वो घर की जिम्मेदारियों को, परिवार की जिम्मेदारी को अपनी तकलीफ से ऊपर रखती है। और ये क्षमता मुझे लगता है सिर्फ महिला में होती है कि अपनी तकलीफ को दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे रखना और घर के दायित्वों को, जिम्मेदारियों को पूरा करना। ज्यादातर अगर आप अभी जितना आपने मेरी वीडियो में अब इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि उस टाइम पे जो महिला का शरीर होता है वो थोड़ा आराम मांगता है, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो और थोड़ा अपने आप को समय दे। बस आइसोलेशन का यही रीजन था कि साधारण खाना खाओ, थोड़ा आराम करो, 4-5 दिन अपने आप को दो बस। लेकिन वो सामाजिक जो धारणा इस तरीके से बदली, इस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ कि वो जो महिलाओं के अच्छाई के लिए बनाई गई थी, आज महिला विरोधी बन चुकी है। तो इसमें अपने आप को थोड़ा जागरूक करिए। और देखिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को सर लोग खराब थोड़ा इस नजर से और देखते हैं क्योंकि ये एक महिला के प्राइवेट पार्ट से ब्लड का सिक्रीशन सोसाइटी में टैबू है, तो वो एक तरीके से टैबू है। देखिए ऐसा नहीं होता है। हमारे धर्म में भी एक शक्ति की, बड़ी आदि शक्ति की वो मान्यता दी जाती है। हर धर्म में अपना एक इसका महत्व है। मैं बस ये कहूंगी कि आप अपनी घर की महिलाओं को इतना कंफर्टेबल फील कराइए इस टॉपिक में कि वो कल को कोई भी दिक्कत हो आपसे खुल के बात कर सके। जागरूकता इसमें बहुत मायने रखती है सर। तो जब ऐसी बातें आप समझाती होंगी तो गांव के लोग कुछ अजीब नजरों से नहीं देखते सर? पहले तो बड़े बड़े घूंघट लोगों के निकलते हैं और वो घूंघट, पहले तो मैं एक औरत हूँ और मैं जब सामने खड़े होकर लड़कियों से और औरतों से बात करती हूँ, कई जगह तो सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर 12-13 साल की बच्ची है तो मैं उम्र पूछती हूँ, और अगर जैसे बच्ची 12 से, क्योंकि अभी पहले भारत में पहले एज थी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की 13-14 साल। अब आप देखेंगे और WHO की स्टडी भी निकली है कि यही उम्र कम होकर 11 साल हो गई है बच्चियों की। तो मैं उम्र बोलती हूँ कि आपकी उम्र 11-12 साल, आप बैठो। उनकी माएँ कहती हैं ये इनके मतलब का नहीं है, इनको यहाँ से जाओ, हटा दो, खेलने दो इनको। तो मैं उन्हें समझाती हूँ, ये पहली एक बड़ी लड़ाई रहती है कि उनको कन्विंस करना। पहले तो आप गांव में जाके उनको बटोरो। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको आशा दीदी वगैरह का साथ मिल जाएगा, आपको वहाँ के जो सरपंच उनका साथ मिल जाता है। और अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी हिली हुली है तो आपको खुद इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो पहले तो माएँ अपनी बच्चियों को बैठने नहीं देती हैं, और अगर यदि वो बैठने देती हैं तो पहले तो बहुत देर आप वहाँ जब खड़े होंगे ना सामने, तो एज अ स्पीकर ठीक है, मेरा तो बड़ा फिक्स है विजन कि मुझे तो ये काम आज मैं आई हूँ और आज मैं करके जाऊंगी। तो लेकिन पहले वो हंसेंगी, बात नहीं सुनेंगी, घूंघट के पीछे से देखेंगे, हंसेंगी। फिर उसके बाद जब मैं वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स की बात शुरू करती हूँ, जब उस प्रॉब्लम से वो खुद को रिलेट कर पाती हैं कि हाँ हमें UTI की प्रॉब्लम होती है, हमें ये प्रॉब्लम होती है, तब वहां पे उनका ध्यान शुरू होता है। दूसरा बैरियर होता है लैंग्वेज का, क्योंकि खैर मेरे कुछ शुरुआती दौर गांव में भी गुजरे, तो मुझे गांव की भी भाषा की अच्छी समझ है। प्लस मेरी परवरिश ऐसे बैकग्राउंड में हुई है कि मैं कई विभिन्न राज्यों में रह के पढ़ी हूँ, तो एक वो कल्चर को अडाप्ट करने का, देख के जल्दी उसको अडाप्ट करने का एक गुण मुझे मेरे पिताजी से मिला है। तो ये भाषा का बहुत बड़ा बैरियर है। आपको ठेठ भाषा में समझाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्रस शब्द यूज करेंगे नहीं, आपको गर्भाशय बोलना ही पड़ेगा, आपको बच्चेदानी, अंडाशय बोलना ही पड़ेगा। अब ये बस बात है कि उनको भी समझ आना चाहिए। प्लस एक बैरियर आता है कि हवा में वो नहीं समझेगी, आपको वो चीज दिखानी है चित्र के सहारे, चार्ट के सहारे, ब्लैक बोर्ड पे बनाने के सहारे, ये क्योंकि ये पूरा प्रॉप भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे बैरियर, क्योंकि आप बोल के आ गए वो आपका काम नहीं है, आपने कितने अच्छे से बोला ये काम है, उनको समझ कितना आया। मैं कई संस्थानों को ऐसे देखती हूँ जो गूगल से पढ़ के, मैं लोगों के मैं नाम नहीं लेती किसी का, लेकिन आजकल बच्चों का डेडिकेशन मुझे अच्छा लगता है इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर। लेकिन जो
ऑथेंटिसिटी है इन्फॉर्मेशन की, वो अच्छी नहीं होती है। गूगल वाली है, वो गूगल वाली है। गूगल वाली आप मत पढ़िए। आप किसी सीनियर या कोई ऐसा व्यक्ति जो साइंस के बैकग्राउंड से है, मेडिकल बैकग्राउंड से है, डॉक्टर है, उसकी सहायता लीजिए, उसके साथ बैठ के करिकुलम तैयार करिए और फिर इस पे बात करें। क्योंकि अगर किसी ने सवाल पलट के पूछ दिया और आप नहीं बता पाए, क्योंकि कई बार मेरे को कैंप में ऐसी औरतें मिलती हैं जो पीरियड्स को फाइब्रॉइड से कंपेयर करती हैं कि ये एक ही चीज है, कि अगर उनको फाइब्रॉइड है तो ये पीरियड्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत, क्योंकि अगर आप किसी को समझाने जा रहे हैं तो आपको भी समझना पड़ेगा, आपको खुद उस विषय में आप एक तरीके से पारंगत होने चाहिए और आपके पास भी एक अच्छा खासा लेवल का ज्ञान होना चाहिए समझाने के लिए। गांव की लड़कियों या महिलाओं से कुछ कहना चाहती हैं आखिरी दौर में? सर, मैं सभी से निवेदन करूंगी, आप समाज के किसी भी तबके से हैं, अगर आप महिला हैं तो आप अपनी जो भी रूढ़िवादी चीजें हमने या हमारी पहली हमसे पीढ़ी ने फेस करी है, मैं चाहूंगी कि इसको आप तोड़ें और आप अपनी बेटियों के लिए, खुद के लिए, कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स कैंसर हो गया, यूट्रस कैंसर हो गया, इसके टीके आते हैं, इसकी दवाइयां आती हैं, क्योंकि कई कैंसर ऐसे हैं जिनका इलाज संभव नहीं है लेकिन उनका सबसे बड़ा बचाव टीका है और सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। तो आप हॉस्पिटल्स जाइए, सरकारी हॉस्पिटल जाइए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। अपनी बेटियों के लिए एक जब उनका मासिक धर्म हो, अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें, कपड़ों का ध्यान रखें, पैड्स का बिल्कुल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज खरीदिए, नहीं तो जन औषधि केंद्र में वही चीज जो बाहर आपको 30-35 में मिलेगी वही 10 रुपए में मिलेगी। हम तो बांटते भी हैं, लोगों को समझाते भी हैं। और अगर आप किसी गांव से हैं तो अपनी आशा दीदी से इसकी मांग करें, आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ आप एनीमिया के ऊपर भी ध्यान दें। आप आयरन की गोलियां आपको सरकार द्वारा दी जाती हैं, उस पे काम करें। और किसी भी पड़ाव पे, आपको किसी भी पड़ाव पे लगे कि आपको तकलीफ है या आपको ज्ञान नहीं है, तो अपने गांव में कोई संस्था आती है, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि इस पे हमें एक प्रोग्राम कराएं, या आशा दीदी से बोलिए। लेकिन कहने का सर मतलब है कि चुप मत बैठिए और अपनी बेटियों के लिए, अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बनाइए। और पुरुषों से मेरा यही अनुरोध है कि आप थोड़ा सा इसके बारे में सजग हो और ऐसा कोई व्यंग ना कसे या समाज में ऐसा कोई मजाक या उपहास ना बनने दे इस इशू पे, क्योंकि लोग अक्सर देखा है मैंने, जोक्स मारते हैं, ऐसा व्यंग कसते हैं कि व्यक्ति अपने आप में एकदम सिकुड़ के रह जाता है। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, और पुरुष की भी, महिला की भी, फर्क नहीं पड़ता आप किस उम्र से हैं, किस तबके से हैं। अगर आपके पास सब कुछ है तो आगे आइए और उनकी मदद करिए जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। और अगर आप ऐसे तबके से हैं जो कुछ अलग कर सकते हैं, किसी को कुछ समझा सकते हैं, किसी संस्था का हिस्सा बन सकते हैं, तो प्लीज़ बनिए। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उभर के सामने आ रही है, तो इसका निवारण तभी है जब जागरूक होगा इंसान। हम सबकी लड़ाई है और हम सबको मिलकर लड़ना। सर बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि देखिए किस तरीके से प्रिया ने अपनी बातें समझाई हैं। इनको आप जितना आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को तक ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं, उतना ही समाज का, घर और परिवार का भला होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।